गुड मॉर्निंग क्लास। सिक्स क्लास में हम एसएसटी जियोग्राफी का फोर्थ चैप्टर बेटा कंप्लीट रीड आउट कर चुके हैं। आज हम जो हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लास्ट क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में किए थे उनको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ जो आपके नोट्स में क्वेश्चन आंसर है, जो बुक एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन आंसर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप मेमोराइज भी करेंगे। मैं इनको एक्सप्लेन आज कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इनसे रिलेटेड। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसमें हम 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर चुके थे, मानचित्र कर चुके थे, एटलस, मानचित्र कला, कार्टोग्राफी, स्केल या पैमाना, और नेक्स्ट था प्रधान बिंदु। आज हम करते हैं चिन्ह या प्रतीक। चिन्ह या प्रतीक क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो मैप होते हैं उसके अंदर अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाती हैं, लेकिन उनको रियल में तो नहीं दर्शा सकते ना, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई निशान, मतलब कोई ना कोई प्रतीक यूज़ कर लेते हैं, कोई ना कोई चिन्ह यूज़ कर लेते हैं। जैसे भवन और सड़क, मानचित्र पर भवन, सड़क, पुलों इत्यादि को वास्तविक रूप में दिखाना संभव नहीं है। मीन्स आपको अब सड़क दिखानी है, अब असली की सड़क थोड़ा दिखा पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई सिंबल यूज़ कर लेंगे, चिन्ह यूज़ कर लेंगे, तो ताकि हम आसानी से उसको समझ भी पाएँ और मैप में यूज़ भी हो जाएं। और ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखो छोटे छोटे जो सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, वो मैप पे शो हो गए, तो देखो हमें उन छोटे छोटे प्रतीक से भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है मैप के रिगार्डिंग। तो प्रतीक या चिन्ह क्या है? प्रतीक या चिन्ह मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों इत्यादि को वास्तविक रूप प्रतीक में दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इनको प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र पर आसानी से खींचा जा सकता है। प्रतीकों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। विश्वव्यापी भाषा का मतलब क्या है बेटा, कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, सभी मैप्स के अंदर ना, आप चाहे साउथ अफ्रीका में चले जाओ, वहाँ जो मैप होगा, वहाँ पर जो मैप के अंदर सिंबल यूज़ होंगे, चिन्ह यूज़ होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी सेम हमारे मैप के जैसे ही होंगे। अब तो आप उनको इजीली पढ़ पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है खाका। खाका हमने पढ़ा था। खाका मीन्स क्या है? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मीन्स छोटे से एरिया का, जैसे मैंने एक घर का मैप दिखाया था आपको, वो एक्सप्लेन किया था ना, तो वो क्या था, वो खाका था, एक प्लान तैयार किया गया था, एक मतलब से स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि इस तरह से जो छोटा सा एरिया है उसको बड़े पैमाने पर दिखाया गया था। अब बड़े पैमाने पर क्यों देखेंगे? जैसे हमें रूम की दीवार देखनी है, जो सीढ़ी वगैरह है रूम घर के अंदर, उनकी लेंथ ब्रेथ देखनी है, तो वो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, खाके के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट रेखा चित्र। जो आरेखण पैमाने पर आधारित न होकर स्थानीय जानकारी पर आधारित होता है, रेखा चित्र कहलाता है। इसमें जो चीज़ बेटा कटिंग है वो आप कट कर लेना, चाहे आप कट भी ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आरेखण पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय जानकारी पर आधारित होता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। देखो हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम नगर पालिका से मेन मार्केट में बग्गू हलवाई की तरफ जा सकते हैं, रत्न एक जो शॉप है उस शॉप पर जा सकते हैं, तो वो सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? रेखा चित्र से। तो रेखा चित्र हो गया। नेक्स्ट दिक्सूचक। दिक्सूचक हमें पता है कि ये एक यंत्र है जिससे डायरेक्शन का पता चलता है, दिशा का पता चलता है, और इसमें जो नीडल होती हैं, 2 नीडल होती हैं, एक नॉर्थ की तरफ होती है और एक साउथ की तरफ। जो नॉर्थ वाली होती है उसके जो पॉइंट होता है वो रेड कलर का होता है, तो जिस तरफ भी नॉर्थ डायरेक्शन होगी उसी तरफ ये टर्न हो जाएगी। नेक्स्ट मानचित्रों के प्रकार हमने पढ़े थे, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। औपचारिक प्रतीक क्या होते हैं? देखो औपचारिक प्रतीकों के व्यवहार के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति। औपचारिक प्रतीक क्या होते हैं बेटा? जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो भी प्रतीक होते हैं ना, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, सभी कंट्री में सेम होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी कंट्री वालों ने अपने मतलब विश्व के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रखा है, सहमति बना रखी कि हम सभी कंट्री वाले अपने अपने देश में एक जैसे ही सिंबल यूज़ करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सहमति कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये हो गया औपचारिक प्रतीक। मानचित्र के प्रमुख घटक क्या है? हमने पढ़ा था घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। इन सब चीज़ों से ही मैप तैयार होता है। चित्रलेखन क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े
स्केल पर खींचे गए रेखा चित्र को चित्रलेखन कहा जाता है। भौतिक मानचित्र क्या है? भौतिक मानचित्र में जिसमें नदियाँ, पर्वत, मैदान, पठार, महासागर को दर्शाया जाता है। राजनीतिक राज्य, नगर, शहर, गांव आदि की जो सीमा है और उनको दर्शाने के लिए जो मानचित्र होता है। थीमेटिक क्या होता है? थीमेटिक हमने पढ़ा था कि जो विशेष जानकारी देता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी हमें जिससे मिलती है, तो वो होता है थीमेटिक मैप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर इसमें होंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज की अंदर जो क्वेश्चन है पहला, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? बिल्कुल ईजी है बेटा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है ना और अच्छे से खुद रीड भी किया है तो आप ये इन नोट्स में से इनके आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल ईजीली बता सकते हो। मानचित्र के 3 घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन होते हैं? हमने पढ़ा था प्रधान दिग्बिंदु डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, दिशा से जुड़ा हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या फिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं कि किस लिए पैमाने की ज़रूरत होती है? हमने पढ़ा था कि जो पैमाना होता है वो क्या करता है, जो रियल जगह है, जो स्थल पर वास्तविक दूरी है, उसको मानचित्र पर दिखाने के लिए दिखाया जाता है। अब स्थल की जो वास्तविक दूरी और जो मानचित्र पर दूरी दिखाई गई है उनके बीच हम क्या करते हैं, रेशो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्या करते हैं, जैसे 100 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर किसके बराबर दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर मानचित्र का पैमाना है। नेक्स्ट है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? कि ग्लोब की बजाय हम मानचित्र का ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? मानचित्र इतने ज़्यादा फायदेमंद क्यों होता है? देखो, मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसानी से ले जा सकते हैं, पॉकेट में फोल्ड करो और ले जाओ, लेकिन ग्लोब को ऐसे नहीं लेकर जा सकते। मानचित्र को किसी भी लकड़ी के डंडे पर लपेटकर दीवार पर भी लटकाया जा सकता है, लेकिन ग्लोब को नहीं लटकाया जा सकता ना ऐसे। मानचित्र को बंद करके जेब में डाला जा सकता है, ग्लोब को नहीं डाला जा सकता। मानचित्र पर 2 विभिन्न प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान है। अब मान लो मानचित्र पर आपको एक तो इंडिया और एक अमेरिका, इनके बीच में कंपैरिजन करना है, तो मानचित्र पर तो दोनों चीज़ों का मैप मानचित्र आप इकट्ठा रख के कर सकते हो, लेकिन ग्लोब पे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। एक बार घुमाना पड़ेगा इंडिया की तरफ, एक बार घुमा के अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा, तो ऐसे बार बार घुमाते रहना पड़ेगा, वहाँ पर हम अच्छे से तुलना नहीं कर सकते। मानचित्र पर 2 अलग अलग जगहों की तुलना आसानी से की जा सकती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की दूरी पैमाने से नहीं मापी जा सकती। अब देखो, ग्लोब के अंदर हम डिस्टेंस थोड़ा बता सकते हैं कि अमेरिका है और इंडिया है, इनके बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, लेकिन ग्लोब पर आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र एवं खाके के बीच अंतर बताइए। कि जो मानचित्र होता है और खाका, देखो खाका क्या था बेटा, बड़े पैमाने पर छोटी सी जगह को शो किया जाता है, लेकिन मानचित्र क्या है, मानचित्र इसका उल्टा होता है, बड़े क्षेत्र को छोटे से पेज पर शो किया जाता है। मीन्स खाके में छोटे भूभाग का बड़े पैमाने पर रेखा चित्र खींचा जाता है। इसके विपरीत मानचित्र में किसी क्षेत्र के केवल महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं दर्शाए जाते हैं। मीन्स जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे वो उसके ऊपर शो किए जाएंगे मैप के अंदर। उदाहरण के लिए हम खाके में एक घर के कमरे भी दिखा सकते हैं, परंतु मानचित्र में ऐसा करना संभव नहीं है। अब आप कितने मैप देख लो बेटा, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर नहीं होते। लेकिन देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल में वो नक्शा दिखाया था एक घर का, तो उसके अंदर को सभी रूम दिख रहे थे, सीढ़ियाँ भी दिख रही थी, जो स्टेयर्स हैं, किचन भी दिख रहा था, वॉशरूम, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही थी, लेकिन ऐसा मैप के अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? मीन्स बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी किससे मिलती है? तो बड़े पैमाने का जो मानचित्र होता है उसमें हमें विस्तृत जानकारी प्रदान होती है। जब छोटे क्षेत्र को बड़े मानचित्र पर दर्शाया जाता है तो इसे बड़े पैमाने का मानचित्र कहा जाता है। तो बड़े पैमाने का मानचित्र भी ध्यान रखो कौन सा होता है। जैसे छोटा सा एरिया बरवाला है, अब इस छोटे से बरवाला को बड़े सारे मैप पे दिखाएंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। मीन्स छोटे क्षेत्र को जब लार्ज स्केल से दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं बड़े पैमाने का मानचित्र, और यही बहुत अच्छे से जानकारी हमें दे पाता है। नेक्स्ट इसमें बेटा, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? मीन्स जो प्रतीक होते हैं, जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह से मैप में हमारी हेल्प करते हैं? तो इसका आंसर बेटा रहेगा
किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता, अतः इन्हें प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है और इसका अध्ययन करना भी आसान है। देखो, अगर हमें कोई मैप मिल गया, हम उसमें प्रतीक हैं, अगर उसमें ट्रीज़ के सिंबल, हम आसानी से पता कर लेंगे कि इतनी दूरी पर जाके ट्री मिलेंगे, इतनी दूरी पे जाके हमें हॉस्पिटल मिलेगा, इतनी दूरी पे जाकर पोस्ट ऑफिस है, इस जगह पर पोस्ट ऑफिस के साथ में बुक स्टोर है। तो ये सारी चीज़ें हम आसानी से इन सिंबल के थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये थे बेटा आपके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के जो एसएसटी का चैप्टर 4 था उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की, और जो हमारे पेंडिंग रहते थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनकी भी। अब देखो, आपके पास 3 डेज़ हैं। एक तो आज का सैटरडे है, कल संडे है और नेक्स्ट मंडे है। इन 3 डेज़ में आपको ये वर्क आसानी से आप कर सकते हो। अगर कोई बच्चा कहे ना कि सर आपने तो बहुत ज़्यादा वर्क दे दिया, बहुत ज़्यादा नहीं है। आज आप इंपॉर्टेंट फैक्ट करो, कल आप संडे को क्या कर सकते हो, 3 क्वेश्चन आंसर या 4 क्वेश्चन आंसर कर लो, और नेक्स्ट मंडे को भी कोई आपको एसएस का वर्क वीडियो वगैरह नहीं आती तो उस दिन भी आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जो पेंडिंग वर्क रहता है वो कर सकते हो। और इन 3 दिनों में बेटा पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करो, अगर आपने रीड नहीं किया है तो। अगर आपने चैप्टर रीड कर लिया ना तो ये क्वेश्चन आंसर आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।